अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। आप हमारी हौसला अफजाई जारी रखें। आपकी हौसला अफजाई हमारे हौसले बढ़ाती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक बर वक्त पहुंच सकें। नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में आपके साथ 4 खबरों पर बात होगी। सबसे पहले तो बजट में कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं। ये जो पहले कहा जा रहा था ना कि नॉन फाइलर जो है ना प्रॉपर्टी ले सकेगा, ना गाड़ी ले सकेगा, बल्कि कुछ भी नहीं कर सकेगा, उसमें तब्दीली आ रही है और कुछ नॉन फाइलर्स के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं और एक दफा फिर लगता है नॉन फाइलर लॉबी जीतती नजर आ रही है। इस पर आपसे बात करेंगे। केपी का बजट पास हो गया है, सोशल मीडिया पर एक तूफान है। केपी के एमपीएस की तस्वीरें लगा के गद्दार गद्दार के ट्वीट्स और सोशल मीडिया कैंपेन पीटीआई के अपने एमपी एमएनएस के खिलाफ नजर आ रही है। ये कौन चला रहा है? और उसके साथ वजीर आला बलूचिस्तान की जूती चोरी हो गई है, वो भी हम आपसे बात करेंगे। ये पंजाब में का तो एक इलाका है जो जूती चोरी के हवाले से बड़ा मशहूर है, लेकिन बलूचिस्तान में भी जैकबाबाद में वजीर आला की जूती चोरी हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के ममालिक को 5% डिफेंस पर खर्च करने पर मना लिया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नॉन फाइलर्स पे। देखें, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है नॉन फाइलर, जो लोग टैक्स नहीं देते हैं और टैक्स नेट में भी नहीं आते हैं, रिटर्न भी नहीं फाइल करते हैं, आमदन के जराए भी नहीं बताते हैं, लेकिन वो महंगी महंगी प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, महंगे महंगे घर खरीदते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं। तो बजट में तजवीज दी गई थी कि कोई भी नॉन फाइलर जो है वो ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई प्लॉट, ना कोई गाड़ी खरीद सके। अब सूरत हाल ये है कि अरकान असेंबली पड़ गए हुकूमत को, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, हमारे तो सारे मिलने वाले ही नॉन फाइलर हैं, तो अब नॉन फाइलर के लिए आप क्या करेंगे? एक और बड़ी शर्त लगाई थी इस बजट में हुकूमत ने कि अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आप एफबीआर को दरखास्त देंगे कि मैं ये 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने लगा हूँ। एफबीआर आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देगा कि हाँ, आपके पास 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ जितने का प्लॉट है, इतनी व्हाइट मनी मौजूद है और आप ये प्लॉट खरीदने की माली हैसियत रखते हैं। इसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कहा गया था। उस पर सबका ख्याल था कि ये तो एफबीआर में बत्ताखोरी शुरू हो जाएगी, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के वक्त ऑडिट शुरू हो जाएगा, जो बंदा अप्लाई करेगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होती 5 साल दिए रिटर्न खोल लेंगे, वो क्यों जाके अपनी ऑडिट खुलाएगा और फंस जाएगा एफबीआर को। पहले ही लोग एफबीआर को नहीं जानते कि जी एफबीआर के पास जाने का मतलब है फंस जाना। लोग रिटर्न नहीं फाइल करते एफबीआर के खौफ से, तो ये तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट तो पड़े ही जाती है, ये वो है। उस पर एक राय मौजूद थी और काफी हद तक मैं भी ये समझता हूँ कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम होनी चाहिए, लेकिन मैं जाती तौर पे इस बात के हक में था कि नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, गाड़ी खरीदने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, बाई एयर ट्रैवल इंटरनेशनल की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वो ऑटोमेटिकली वही लोग फ्लाई लिस्ट पे हों जो फाइलर हैं, जो नॉन फाइलर हैं वो नो फ्लाई लिस्ट पे होने चाहिए। आप 2 लाख का, 5 लाख का टिकट ले रहे हैं, आपको अपनी रिटर्न तो फाइल करनी चाहिए। तो इसलिए ये टेक्निकल बजट में कुछ चीजें थी जिनके कुछ हक में राय थी, कुछ खिलाफ। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि कुछ डंडा चल गया है, कुछ डंडा डीएचएस का भी चला है, क्योंकि आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट का भी प्रॉपर्टी का बहुत कारोबार है और डीएचएस का भी बहुत कारोबार है। और पहले ही वो कह रहे थे प्रॉपर्टी के स्लम की वजह से डीएचए बैठ गए हैं, डीएचए में प्रॉपर्टीज के रेट गिर गए हैं, कोई बंदा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने नहीं आता, डीएचए सारे लॉस में चले गए हैं। उसके साथ साथ बाकी सारा रियल एस्टेट सेक्टर भी लॉस में, लेकिन डीएचए पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर के एक बड़े प्लेयर हैं और उनके स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के वो भी बड़े खिलाफ थे कि मेरा मतलब है लोग डीएचए में ना प्लॉटें खरीदेंगे ना फाइलें खरीदेंगे, उनका तो कारोबार बिल्कुल बंद हो जाएगा। लिहाजा अब तजवीज आ रही है और बजट में तब्दीलियां आ रही हैं। अब जो फिनांस बिल अप्रूव होगा उसमें चेंजेस सजेस्ट की जा रही हैं और वो क्या तजावीज आई हैं जो फिनांस मिनिस्टर को दी जा रही हैं कि नए जो फिनांस बिल अप्रूवल के लिए पेश करें उसमें ये करें। एक तो वो कहते हैं कि जी 5 करोड़ और की रिहायशी और 10 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट खत्म कर दिया जाए। मैं भी इस हक, ये नहीं होना, मेरे ख्याल है 10 करोड़ से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। जब वो खरीद लेगा अपनी रिटर्न में शो करेगा, खुद ही आ जाएगा आपके पास, पहले क्यों लेने की जरूरत है? जब वो खरीद के आपके पास रिटर्न में आएगा
کہ उसने प्लॉट खरीदा या कुछ खरीदा तो आप वो रिटर्न देख सकते हैं। पहले एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के तो मैं भी हक में नहीं था, करप्शन का एक गढ़ था, पहले ही एफपीआर बड़ी रोज लोग उथे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगता है। आज कमिश्नर साहब ने साइन नहीं किया, उधर बायर खलोता है, उधर सेलर आया बाहर साइन करने, एक तमाशा लग जाना था। मेरा 2 महीने से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फंसा हुआ, मैं इसके हक में था। मैं अब ये 5 करोड़ 10 करोड़ कर रहे हैं, मैं 5 करोड़ 10 करोड़ के भी हक में। ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ये रिटर्न में आपको देखना चाहिए, दुनिया में कहीं भी नहीं होता एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अब बहरहाल वो ये 5 करोड़ 10, लेकिन ये एक और काम कर रहे हैं, ये 5 करोड़ तक रिहायशी और 10 करोड़ तक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का नॉन फाइलर को भी इख्तियार दे रहे हैं कि जी नॉन फाइलर खरीद सकता है। नॉन फाइलर 5 करोड़ तक का रिहायशी प्लॉट घर खरीद सकता है और 10 करोड़ तक की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकता है। वो खाला जी दा वहड़ा है, क्यों खरीद सकता है नॉन फाइलर? नॉन फाइलर पहले फाइलर बने फिर खरीद सकता है। ये जो तजवीज आई है, मैं इसके हक में नहीं हूँ। पहले एलिजिबिलिटी वाले के हक में हूँ, लेकिन इसके हक में नहीं हूँ। मेरे ख्याल में नॉन फाइलर पे सख्ती होनी चाहिए। यहाँ लोग रिटर्न फाइल नहीं करते, करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टियां खरीदते रहते हैं नॉन फाइलर होके। अब इसकी जगह तजवीज क्या दी जा रही है कि जी खरीदते वक्त ना पूछें, अगर वो बेचने लगे तो फिर उसको फाइलर होना चाहिए। मतलब वो खरीद के 5 साल ना बेचे, 3 साल ना बेचे, बच्चों के लिए लेके रख ले या कोई और रख ले, तो उसको फाइलर होने की जरूरत ही नहीं है। ये भी मुझे कोई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो रियल स्टेट सेक्टर है ना, ये पैसों का कब्रिस्तान भी है। लोग अपनी ब्लैक मनी वहां पार्क भी करते हैं, लोगों ने फॉरेन बेचने भी नहीं होते, लोग प्लॉट लेके 10-10 साल से रखे हुए, 5-5 साल से रखे हुए, बेचने की तरफ आते ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो मेरा जाती तौर पर यह ख्याल है कि जो खरीदने की इजाजत है और बेचने की नहीं है, ये भी गलत है। दोनों तरफ नहीं इजाजत होनी चाहिए, ना आप खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं अगर आप नॉन फाइलर हैं। बहरहाल ये कोई गरीब आदमी पर तो नहीं है, ये जो बंदा प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो कोई गरीब आदमी तो नहीं है, उससे तो फाइलर होना चाहिए। उसे नॉन फाइलर क्यों नहीं होना, फाइलर क्यों नहीं होना चाहिए? फिर अब एक और तजवीज दी गई है जी 70 लाख की गाड़ी भी नॉन फाइलर खरीद सकता है। क्यों? गरीब आदमी है नॉन फाइलर जो 70 लाख की गाड़ी खरीद सकता है। 70 लाख में अच्छी भली गाड़ी आ जाती है, क्यों वो खरीद सकता है नॉन फाइलर जी? 70 लाख की गाड़ी और नॉन फाइलर ही रहेगा, ये भी गलत बात है। मैं समझता हूँ अगर ये तजवीज अब दी जा रही है, वो गाड़ियों वाले कह रहे हैं कि जी हमारी गाड़ियां नहीं बिकेंगी, सारे फाइलर्स तो नहीं गाड़ियां खरीदते हैं, हमारी गाड़ियां तो नॉन फाइलर भी खरीदते हैं, तो इसलिए आप उसको भी देखें। तो ये भी एक गलत तजवीज आ रही है, मेरे ख्याल में मैं इसके हक में नहीं हूँ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 76 लाख तक की गाड़ियां अब नॉन फाइलर को भी खरीदने की इजाजत देते हैं। तो ये तजावीज सामने आ रही हैं बजट की और फिनांस बिल के अप्रूवल के वक्त इसमें आ रही हैं, किस रेफरेंस से आ रही हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, और क्यों आ रही हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। जो स्टैंडिंग, अच्छा इसमें ना पीटीआई वाले भी हक में है, शिबली फराज साहब भी नॉन फाइलर के हक में नजर आए हैं, कादर पटेल साहब भी नॉन फाइलर के हक में नजर आए हैं। ये एफबीआर के एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की तो स्टैंडिंग कमेटीज ने मुखालफत की है, वो बात तो समझ आई है, लेकिन टेक्निकली ये जो दूसरी बातें हैं ये बात समझ में नहीं आई है। बहरहाल मैंने कहा आपको बता दूं, आप भी अपनी आवाज उठाएं। इस मुल्क में नॉन फाइलर के, कल को आप कहेंगे नॉन फाइलर जो है वो अगर 20 करोड़ तक खरीद सकता है, फिर बार बढ़ाना आसान हो जाएगा, रास्ता खुल गया नॉन फाइलर के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ अलीमा खान। देखें जी केपी का बजट पास हुआ, कल अलीमा खान ने कहा माइनस है, बैरिस्टर साहब ने बाहर निकल के कहा इमरान खान ने बजट की मंजूरी को मान लिया है और कहा है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लें, जब गंडापुर और टीम आएगी मैं जो चेंजेस कहूंगा वो करते हैं। चेंजेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आईएमएफ कहता है कि सरप्लस होना चाहिए सूबों का बजट ताकि कर्जे अदा हो सकें। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि केपी अपना बजट सरप्लस ना दे ताकि आईएमएफ की डील खराब हो। आपको याद है शौकत तरीन और वो मोहसिन लगारी और झगड़ा की गुफ्तगू, तब भी आईएमएफ की डील खराब करने की बात की जा रही थी। झगड़ा ने 150 अरब का सरप्लस बजट दिया है जो आईएमएफ की शराइत मुताबिक है। ये बजट इमरान खान साहब नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि सरप्लस बजट ना दिया जाए ताकि हुकूमत फंस जाए आईएमएफ के साथ और सूबा अपना बजट जो है वो सरप्लस ना दे। तो इसलिए ये जिसकी वजह से अब सरप्लस बजट आ गया है, तो टेक्निकली इमरान खान की वो जो कार्ड था कि मैं आईएमएफ की डील रोक लूं,
पहले भी आपको पता है आईएमएफ के बाद धरने देने की कोशिश होती रही है, पहले भी आईएमएफ की डील खराब करने की कोशिश होती रही है, तो अब के भी ये बजट के जरिए वो कोशिश थी, वरना आम बंदा के अंदर इमरान खान ने क्या बजट की ब्रीफिंग लेनी है। अब भी वो यही चाहते हैं इमरान खान साहब कि ये जो बजट है ना इसमें सरप्लस खत्म किया जाए ताकि आईएमएफ की डील खराब हो और आईएमएफ आके कहे कि जी एक सूबा तो आपका सरप्लस नहीं दे रहा, 3 सूबे दे भी रहे हैं तो मामला नहीं चलेगा अब। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो अभी तो केपी एस्टेब्लिशमेंट ने केपी का सरप्लस बजट हासिल कर लिया है, जिससे आईएमएफ की डील थ्रू हो जाएगी। अब पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो सारा पड़ गया है। अब ये देखें ना, ये कोई हुकूमत की तो बात नहीं थी, ये पाकिस्तान की बात है। अगर आईएमएफ की डील खराब होती है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, कोई नून लीग या पीपल पार्टी ने डिफॉल्ट नहीं करना। अगर पीटीआई पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के खेल, इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप रेमिटेंसेस बंद करने की बात करते हैं, जब आप आईएमएफ के दफ्तर के बाहर धरना देते हैं, तो आप कोई सियासी काम नहीं कर रहे होते, आप पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। आप अपनी सियासत करें, लेकिन एक कोई रेड लाइन ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के मफाद का नुकसान ना हो। लिहाजा अब ये बजट भी पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए इमरान खान साहब होल्ड कराना चाहते थे। अब वो पास हो गया, तो जिन्होंने पास किया वो सारे गद्दार हो गए हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया देखते हैं तो उनकी फोटो हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट, गद्दार पर फोटो एमपीए, गद्दार फोटो एमपीए, कि ये अपने अपने इलाके में आए तो इनको गद्दार कहें, इन्होंने बजट को वोट दिया है। मेरे ख्याल में उन्होंने पाकिस्तान को वोट किया है। बहरहाल ये भी एक लड़ाई है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि ये सोशल मीडिया सारा अलीमा खान के कब्जे में है। जो अलीमा खान चाहती हैं वो सोशल मीडिया करता है। पीटीआई के किसी लीडर के कब्जे में पीटीआई का सोशल मीडिया नहीं है। इसीलिए अलीमा खान अब इन सबको गद्दार करा रही हैं, वो बैरिस्टर गौहर को भी गद्दार, उमर यूब को भी गद्दार, सबको। और वो खुद एक सुपर ह्यूमन बन के सामने आती हैं कि खान की वाहिद वफादार जो है वो अलीमा खान है, बाकी सब गद्दार हैं, ताकि कल को अगर कभी नंबर 2 बनने की बात भी हो तो लोग कहें खान के साथ खड़ी तो सिर्फ अलीमा खान ही रही है, बाकी सब तो गद्दार रहे हैं। लिहाजा अलीमा की लीडरशिप पर सवाल ना हो, इसलिए अलीमा खान सोशल मीडिया के जरिए एक ये राय जरूर बना रही हैं कि खान के साथ सिर्फ अलीमा खान खड़ी है, बाकी तो सब मीर जाफर और मीर गद्दार हैं। इस पर बात करते हैं। बाकी आपसे बात की कि वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब जैकबाबाद एजाज जाकरानी साहब की वालदा की वफात पर गए, ताजियत करके बाहर आए तो उनके जूते गायब थे, सिक्योरिटी की दौड़ें लग गई, स्टाफ की दौड़ें लग गई, लेकिन वजीर आला का जूती नहीं मिली। बुगटी साहब का जूता नहीं मिला, अच्छा महंगा जूता था सुना है, लेकिन फिर वो वहां से जो मेजबान थे उन्होंने उनको एक जूता दिया, वो उनके पाँव में पूरा तो नहीं था, लेकिन गुजारा करने के लिए उन्होंने वो जूता पहना और वो पहन के वापस कोयटा आ गए। तो हमारे यहाँ पंजाब का एक इलाका गुजरात है जहाँ जूती चोरी काफी मशहूर है। अब मेरा ख्याल है बलूचिस्तान का जैकबाबाद भी गुजरात को मैच कर रहा है और वहां भी वजीर आला की जूती चोरी हुई है। तो हम कह सकते हैं बलूचिस्तान का जैकबाबाद, पंजाब का गुजरात आपस में सिस्टर सिटीज हैं, और आपस में सिस्टर सिटीज और सिस्टर कंसर्न्स को हम उनको कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल की कुछ चैट्स लीक की हैं कि नेटो के तमाम ममालिक जो हैं वो अपना डिफेंस बजट 5% तक ले जाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका चाहता था कि वो 5% तक लेकर जाएं। अब अमेरिका क्यों चाहता है कि वो अपना डिफेंस बजट 5% तक लेकर जाएं? अमेरिका इसलिए चाहता है कि ताकि फिर वो अमेरिका से असला खरीदें। अमेरिका जब वो अपना बजट 5% पे ले जाएंगे तो वो 5% का उन्होंने असला खरीदना है ना। इसीलिए आपने देखा फ्रांस के सदर मैक्रोन जो हैं वो राफेल तैयारों के पोस्टर बार बार ट्वीट कर रहे थे कि यूरोप की सेफ्टी राफेल तैयार है, क्योंकि फ्रांस का ख्याल है कि अगर नेटो जो है के ममालिक अपना बजट बढ़ाते हैं और जहाज खरीदने हैं तो वो राफेल खरीद लें। अमेरिका का फिर होगा कि नहीं वो हमारे जहाज F-35 खरीदें। तो ये एक लड़ाई है, ये नेटो कंट्रीज का जो दिफाई बजट बढ़ाया जा रहा है उसमें से अमेरिका, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप मैन ऑफ डील है, जैसे वो असला अभी मशरक वस्ता बेच के आए हैं, अब वो चाहते हैं कि यूरोप के सब मुल्क भी अमेरिका से असला खरीदें और वहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्हें डील्स मिलें, जो वो असला जो है, क्योंकि अमेरिका की बेसिक इंडस्ट्री तो वॉर इंडस्ट्री है ना। अगर उनका असला बिकता रहेगा, जहाज बिकते रहेंगे, बम बिकते रहेंगे, तो वो सारा कुछ वो उनकी मीशत चलती रहेगी। तो इसलिए नेटो के सब ममालिक अपना 5% करने पे मान गए हैं। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप नेटो को गालियां दे रहे थे और गालियां खा खा के नेटो के ममालिक जो हैं वो ये बात मान गए हैं और अब वो 5% दें। अब आपको पता है यूक्रेन ने भी इसमें एक पिच किया था कि जी नेटो के ममालिक अपने डिफेंस बजट का 0.25 यानी कि 4 अन्य मुझे दें, मैं असला बनाऊंगा यूरोप के लिए यूक्रेन में।
وہ کہہ رہا تھا ہر کوئی یہ جو اب ناروے، ہالینڈ، ڈچ لینڈ، ڈنمارک، جو نیٹو کے ممالک، یورپ کے چھوٹے چھوٹے بھی ممالک ہیں جن کی اکانومی اچھی ہے، وہ سب 5% کا اب اپنے ڈیفنس بجٹ کے ساتھ جب آئیں گے تو انہوں نے بائنگ کرنی ہے. اس بائنگ پر سب کی نظر ہے کہ فرانس کی بھی نظر ہے، امریکہ کی بھی نظر ہے، برٹن کی بھی نظر ہے، سبھی ان کو اسلحہ بیچنا چاہیں گے. تو یہ ایک اسلحہ منڈی آپ کے سامنے نئی نظر آئی.